हेलो एंड नमस्कार, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारा भाग नंबर 1 जो कि हमारे संविधान का यानी इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 क्या कहता है। आप जानते हैं कि यहां से प्रश्न चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आरओ हो, यूपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट का, या फिर इसके अलावा कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसमें हम जानेंगे कि आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, 3 एंड 4 क्या कहता है, क्या प्रावधान इसमें दिया गया है और हमारे संविधान का भाग नंबर 1 क्या है, इसी में हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो आपको सबसे पहले बता दें कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये भाग नंबर 1 को कंप्लीट करेगा और भाग नंबर 1 में केवल 4 ही आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमने यहां पर ये मेंशन कर दिया है। तो बात करते हैं कि यह हमारा जो भाग है वह किससे संबंधित है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित हमारे ये भाग है। हम भाग के बारे में पहले ही आपको बता चुके हैं कि टोटल हमारे 22 भाग संविधान में दिए गए हैं, संख्या के आधार पर 25 भाग दिए। तो यहां पर इस भाग को पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दें कि यहां पर जो राज्य शब्द है, पहले आपको यह जानना है कि राज्य का मतलब क्या होता है, कोई भी कब राज्य बनेगा, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या होना चाहिए, तभी वो राज्य कहलाएगा। सबसे पहले तो उसके पास में एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित एरिया होना चाहिए, ठीक है, तभी वो आपका क्या बनेगा, एक राज्य बनेगा। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, उसके पास में क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, उसको चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। जनसंख्या होगी, जनसंख्या भी जरूरी है, जब जनसंख्या होगी तभी तो सरकार बनेगी। और फिर चौथा जो पॉइंट है, ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक है संप्रभुता, संप्रभुता, ये चारों चीजें आपको चाहिए तभी आप राज्य कह सकते हैं। अगर आपके पास निश्चित भूभाग है और सरकार नहीं है, राज्य नहीं कहलाएगा। अगर आपके पास निश्चित भूभाग है, सरकार भी है, लेकिन वह संप्रभुत्व नहीं है, यानी संप्रभुत्व का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जिस पर बाहरी किसी शक्ति या बाहरी किसी देश की शक्ति का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम संप्रभुत्व कहते हैं। जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है, जनसंख्या होगी तभी आपकी वहां सरकार बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो राज्य की डेफिनेशन क्या है, ये आपने यहां पर देख लिया कि राज्य क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें कुछ विशेष बातें, जैसे आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। तो ध्यान रखेंगे, आर्टिकल नंबर हमारा 1 जो कि महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत और इंडिया विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहां पर एक शब्द जो आप देख रहे हैं यूनियन, इस यूनियन का मतलब क्या है, देखिएगा 2 चीजें होती हैं। एक होता है हमारा संघ और एक संघ जो है इसको हम अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं, यूनियन कहते हैं। साथ में याद रखेंगे इसे यूनियन के अलावा, इसे यूनियन के अलावा हम फेडरेशन भी कहते हैं। तो यहां पर संघ जो शब्द है इसके अंग्रेजी में 2 मतलब हैं, एक है यूनियन और एक है फेडरेशन। तो समस्या ये थी कि जो संघ है इसको हिंदी में तो हमने यहां पर संघ लिख दिया, लेकिन अंग्रेजी में हमने इसको क्या लिखा है, फेडरेशन लिखा है या यूनियन लिखा है। तो हमारे संविधान का इंग्लिश वर्जन देखा गया और इंग्लिश वर्जन में हमने पाया कि संघ का अंग्रेजी वर्ड हमने यहां पर यूनियन लिया है। तो यहां पर यूनियन लिया है तो यूनियन का क्या अर्थ है, हम यहां पर फेडरेशन भी ले सकते थे, लेकिन हमारे संविधान में फेडरेशन नहीं है, हमारे संविधान में है यूनियन। तो हमारा पहला आर्टिकल कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यूनियन का मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए हमारे भारत में कोई भी राज्य बाहर से यदि शामिल होना चाहता है, हो सकता है, अगर हमारी संसद चाहे तो। अगर वो एक बार शामिल हो जाए और उसके कुछ समय बाद वो कहे कि मुझे अब अलग होना है, तो शामिल तो अपनी मर्जी से होगा, लेकिन अपनी मर्जी से भारत से अलग वो नहीं हो सकता। इसी का मतलब है हमारा संघ, द यूनियन।
फेडरेशन में क्या होता है, जो यहां पर ये शब्द है फेडरेशन में, कि कोई भी राज्य अगर किसी देश में शामिल होना चाहता है तो हो सकता है, और जब भी कभी अलग होना चाहता है तो अपनी मर्जी से वो अलग भी हो सकता है। तो राज्य आ भी सकता है, राज्य जा भी सकता है, इसका मतलब है फेडरेशन। राज्य आ सकता है लेकिन जा नहीं सकता अपनी मर्जी से, उसे हम यूनियन कहते हैं। तो हमारा संविधान जो कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, एक बार जो राज्य बन गया वह अपनी मर्जी से अलग नहीं होता। तो आपको यह बात समझ में आ गई है, दोनों का ही अर्थ हमारा संघ होता है। जैसे आप फ्री जो आप शब्द सुनते हैं, निःशुल्क, इसका मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है निःशुल्क का, और ग्रेटिस भी होता है, दोनों शब्द यूज होते हैं। उसी प्रकार यहां पर भी एक शब्द के दो शब्द यूज हो रहे हैं, यूनियन भी और फेडरेशन भी। ये हमारे इंग्लिश के, जो हमारा इंग्लिश का संविधान लिखा गया है प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा, उसमें हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन बताया गया है। आर्टिकल नंबर 1 आपको समझ में आ गया है कि आर्टिकल नंबर 1 क्या है। सिंपल, इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ। अब आगे चलते हैं, आर्टिकल नंबर 2 को समझते हैं, यानी अनुच्छेद नंबर हमारा 2 क्या कहता है। ये कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर हमारे इस देश में कोई भी नए राज्य बाहर से स्थापित हो रहे हो, बाहर से, या उनकी स्थापना की जा रही हो, दोनों ही केसेस में हम क्या कहेंगे, हमारा आर्टिकल नंबर 2 के तहत वह भारत में शामिल होगा, उसका प्रवेश होगा या फिर स्थापना होगी। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, बात करें कि क्या इस आर्टिकल के तहत भारत में कोई बाहर से नया राज्य प्रवेश हुआ? जी हां। कौन सा राज्य प्रवेश हुआ, तो उसके लिए जानेंगे। इसमें हमारी संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं इस आर्टिकल के तहत। तो क्या क्या है? इन दिस आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज 2 टाइप ऑफ पावर्स। नंबर 1 है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति, जो भी नया राज्य होगा उसे संघ में मिलाने की शक्ति इसी आर्टिकल में है। दूसरा नंबर, नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। हमारे ही इस राज्य में, हमारे ही इस देश में अगर कोई राज्य है, उसको अगर स्थापित करना है, बनाना है, तो भी बनाया जा सकता है हमारे आर्टिकल नंबर 2 से। बाहर से कोई राज्य लाना है तब भी हम उसे आर्टिकल नंबर 2 के तहत ही शामिल करें। अगर बात करें कि ऐसा कब हुआ है, तो देखिएगा, बाहर से जो हमने राज्य लिया उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो था वो 1974 तक वो एक अलग स्वतंत्र राज्य था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इसे 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में और इसे जोड़ दिया गया हमारे भारत में, और भारत में इसे बना सह राज्य का दर्जा। तो सह राज्य का दर्जा, जिसे हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं, एसोसिएट बना करके रखा गया। एसोसिएट का मतलब होता है कि अगर किसी भी राज्य को हम एसोसिएट बना लेते हैं और वह राज्य यदि बाहर का है, तो मतलब है कि हम उसके आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप, लेकिन अगर बाहरी कोई मामला है तो उसकी सुरक्षा जरूर करें। तो बाहरी मामलों में हस्तक्षेप करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसी का मतलब होता है एसोसिएट। और यह जो सिक्किम है, एसोसिएट राज्य बनता है 1974 में, 35वें संविधान। इस संशोधन में हमने एक आर्टिकल जोड़ा और वो आर्टिकल बना 2A। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा ये आर्टिकल है, आर्टिकल 2A जोड़ा गया हमारे संविधान में। आर्टिकल 2A जोड़ा और उसमें लिख दिया अब से जो सिक्किम है वो हमारा एक एसोसिएट स्टेट नहीं। लेकिन बाद में इसके लिए फिर से संविधान में संशोधन किया गया 1975 में, और यह संविधान का जो संशोधन है यह है 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975, और इसमें इस सह राज्य को पूर्ण राज्य बना लिया गया। तो पहली कंडीशन, सह राज्य जो था इसकी स्थिति को समाप्त किया गया और इसे पूर्ण राज्य बना लिया गया, यानी सिक्किम वॉज मेड अ फुल स्टेट ऑफ इंडिया। कब? 1975 में, इंदिरा गांधी के द्वारा। तो यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसे भारत में मिलाया गया। अब अगर ये चाहे अपनी मर्जी से अलग होना तो ये अलग नहीं हो सकता, जैसा कि हमारा आर्टिकल नंबर 1 में यूनियन शब्द कहता है। इसमें हमने तीसरा एक और प्रावधान किया, तो वो क्या है? हमारे इस
संविधान में आर्टिकल 371F जोड़ा गया, जिसमें भारत का सिक्किम 22वां राज्य बना। तो 22वां राज्य जो बना है कौन सा है? सिक्किम है। याद रखेंगे 371 का F इसमें जोड़ा गया है। 3 प्रावधान हमारे 36वें संविधान संशोधन में किए गए हैं 1975 में। पहला, एसोसिएट जो स्टेट है, जो कैटेगरी बनाई गई थी उसे अबॉलिश्ड किया गया। दूसरा, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। और तीसरा, 371F जोड़ा गया हमारे संविधान में, जो इसे एक विशेष राज्य का दर्जा देता है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि देखें तो 1947 के समय पर, जिस समय पर हमारा देश आजाद हो रहा था, उस समय पर यहां पर चोंग्याल वंश का एक शासन था, चोंग्याल वंश। लेकिन 1974 में जनता ने सिक्किम में इसका विरोध किया और चोंग्याल शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। के बाद भारत सरकार ने 1974 में उसे एसोसिएट स्टेट बना लिया और हमारे संविधान में आर्टिकल 2A है, और बाद में पूर्ण राज्य बनाकर आर्टिकल 2A यानी इसको समाप्त किया गया और इसे पूर्ण राज्य है। आगे बात करते हैं, हमारा ये जो दूसरा है, इसमें अगर बात करें कि ये सिक्किम कहां है, लोकेशन कहां है, तो हमने यहां पर मैप लिया है और मैप में हमने ग्रीन कलर का ये आपको सिक्किम दिखाया है। एक बार इसे आउट कर लेते हैं। ये हमारा सिक्किम है और सिक्किम की जो कैपिटल है वो याद रखेंगे गंगटोक है। तो सिक्किम की लोकेशन हमने आपको दिखा दी। पहले अगर 1974 से पहले देखें तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये मैप दिखाई देता, लेकिन अब चूंकि हमें पता है सिक्किम हमारे देश का हिस्सा बन चुका है, तो अब ये मैप कुछ इस प्रकार का दिखाई दे। आगे बात करते हैं, हमने सिक्किम के बारे में आपको बता दिया। सिक्किम हमारा 36वें संविधान में। आगे बात करते हैं, हमारा आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा आर्टिकल नंबर 3। हमारे आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं या नामों में परिवर्तन यदि करना होता है तो वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत होता है। बात समझिएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। याद रखेंगे यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे ही देश में, हमारे ही राज्यों में अगर सीमा में परिवर्तन करना है या किसी राज्य का नाम बदलना है या फिर एक राज्य से 2 राज्य या 3 राज्य बनाने हैं, तो ये सब काम आपका संसद का है। तो इसमें अगर कोई भी काम ऐसा होगा तो वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमने आपको कुछ बातें और बता दें, जो क्या है कि नए राज्य का निर्माण करना, ये हमारी पार्लियामेंट को पावर है। किसी राज्य के क्षेत्र का विस्तार करना या संकुचन करना, टू एक्सपेंड और श्रिंक द एरिया ऑफ अ स्टेट, ये दोनों ही पावर इसको हैं। चेंजिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य के नाम को चेंज करने का काम भी हमारी यही करती है। तो हमने बता दिया कि नया राज्य बनाना। जैसे अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से पूछा गया, हमारे राष्ट्रपति ने पूछा, एक लेटर भेज करके वहां की विधानसभा में पूछा राज्य से कि क्या हम आपके राज्य से दूसरा एक और राज्य बना दें। उनकी विधानसभा ने जवाब दिया कि नहीं, हमें जरूरत नहीं है। तो हमारे ये राष्ट्रपति का एक दायित्व है कि वो पूछते हैं, लेकिन राष्ट्रपति माने या ना माने, संसद वह बनाए या ना बनाए, ये संसद का अधिकार होता है। आंध्र प्रदेश ने मना किया कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी बना। ये हमारे संविधान में क्या है, पूछा जाता है, बनाना है कि नहीं बनाना है, उस सलाह को मानना है कि नहीं मानना है, वो हमारे राष्ट्रपति या फिर हमारी संसद पर डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो बाद में इन्हीं अलग राज्यों को करके बनाए गए हैं, जो पहले से राज्य थे उनमें से अलग से बनाए गए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश से जो अलग होता है, यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश से अलग होता है। इसके बाद यहां पर उत्तर प्रदेश के 13 जिले अलग काट करके, जो पहाड़ी जिले थे इनको काट करके बना दिया जाता है उत्तराखंड। और फिर एक और आपका राज्य था जो कि बिहार से अलग होकर के बनता है झारखंड। तो यहां पर 3 राज्य आपको याद रखने हैं, अभी हाल ही में आपको बता रहे हैं 3 राज्य। नंबर 1 आपका है जो कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, वो कौन सा राज्य है,
आपका छत्तीसगढ़, और उसके बाद दूसरा याद रखना है उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है आपका उत्तराखंड। वैसे इसका 2006 तक उत्तरांचल नाम हुआ करता था, और तीसरा हमारा बिहार से अलग हुआ है झारखंड। यहां पर छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसका जो गठन हुआ है वो सन 2000 में हुआ है 1 नवंबर को। याद रखिएगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ है वो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि 2000 में ये अलग किया। दूसरा यहां पर उत्तराखंड, जिसे हम पहले उत्तरांचल के नाम से 2006 तक जानते थे, वो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। और अगर तीसरे के बारे में बात करें तो तीसरा है झारखंड, जो कि बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। यह कहां से अलग हुआ है? बिहार से। तो तीनों राज्य हमने आपको बता दिए हैं। अगर ये राज्य अलग हुए हैं, इन राज्यों को सेपरेट किया गया है और नया नाम दिया गया है, यह अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। आर्टिकल नंबर 3 के तहत ऐसा होगा। आपको बता दिया आर्टिकल नंबर 2 के तहत बाहर से कोई राज्य आता है उसका प्रवेश या स्थापना दी जाती है, और यदि हमारे ही देश में कोई क्षेत्र है उसे राज्य बनाना है या एक राज्य में से अलग दूसरा राज्य बनाना है तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत उसे सम्मिलित किया है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दोनों और तीनों, दूसरा और तीसरा जो आर्टिकल है उसमें अंतर आप समझ गए होंगे। हमने दोनों में और तीनों, दूसरा और तीसरा दोनों में अंतर बता दिया है। फिर से एक बार देखिएगा, दूसरे में बताता है आर्टिकल कि अगर बाहर से कोई राज्य आएगा तब क्या कंडीशन होगी, उसे आर्टिकल नंबर 2 के। यदि हमारे ही देश में कोई क्षेत्र है उसे अलग करना है, एक नया राज्य बनाना है, या राज्य का नाम परिवर्तित करना है, जैसे उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, यह परिवर्तन हमारी संसद ही कर। तो ये आर्टिकल नंबर 30। अपने यहां 3, अगर कहीं बाहर से ले रहे हैं तो 2। अब आगे चलते हैं, कुछ और समझते हैं। आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है? चौथा आर्टिकल, 4th। तो देखिएगा चौथे आर्टिकल में बताया गया है कि हमारा जो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3 को प्रभावित करने वाला कानून साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है, और अगर 2 और 3 में कोई भी परिवर्तन होता है या बदला जाता है तो इसे हम आर्टिकल नंबर 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझ। मतलब कहने का यह है कि अगर आर्टिकल नंबर 2 यानी बाहर से कोई राज्य लिया जाए, या फिर अगर हमारे ही इस राज्यों में से कोई नए राज्य बना दिए जाएं या नाम परिवर्तित किया जाए, तो हम इसे संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं कहेंगे। अब क्यों नहीं कहेंगे, थोड़ा सा समझिए, अगर आपको समझ में नहीं। आपको पहले बता दें कि हमारे संविधान में संशोधन जो होते हैं वो 3 प्रकार से। कौन कौन सा प्रकार है? नंबर 1 होता है साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी। जो सिंपल मेजॉरिटी है एक प्रकार ये है। दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। और तीसरा जो प्रकार हमारे संविधान का है संशोधन करने का, वो है तीसरा विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आधी से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन यानी परमिशन चाहिए होती है, सहमति चाहिए होती है। तो स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए और आधे से ज्यादा जो विधानसभाएं हैं उनका अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन हो जाता है। लेकिन यहां पर अगर बात करें कि अगर नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है या राज्यों में नाम में परिवर्तन हो रहा है, एक राज्य से नया राज्य बन रहा है, तो हम उसे आर्टिकल 368 के तहत नहीं काउंट करेंगे। तो मतलब है कि ये जो 2 है, हमने जो 2 प्रावधान आपको ये वाले बताए हैं, इसमें कहता है कि विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा विधानसभाओं का अनुमोदन, इसके तहत उसे नहीं माना जाएगा। ये हमारे दोनों जो संशोधन होते हैं विशेष बहुमत वाले, ये आर्टिकल नंबर 368 के तहत होते हैं। हम बता रहे हैं कि जब भी कभी आर्टिकल 4 जो कह रहा है वो कह रहा है कि अगर 2 और 3 में कोई बदलाव होगा तो उसे संविधान संशोधन काउंट नहीं किया जाएगा। अब जानते हैं कि हमारे संविधान में अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। इसका मतलब क्या वो साधारण बहुमत से हुए? नहीं, इसका मतलब है कि वो 368 के तहत हुए हैं, जिसमें कि विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत काम करता है, और इसमें तीसरे वाले में 2/3 बहुमत और आधे से ज्यादा विधानसभा का अनुमोदन काम करता है।
साधारण बहुमत में जितने उपस्थित होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा ही काम कर देता है, सिंपल मेजॉरिटी होती है। तो 106 जो संविधान संशोधन हुए हैं, इसका मतलब कि वह साधारण विधेयक से नहीं हुए, वो हुए हैं विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा विधानसभा का अनुमोदन। तो आपको यह बात समझ में आई है कि जब भी कभी ये पूछेगा कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार। लेकिन पूछेगा आर्टिकल नंबर 368 के तहत कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार। तो यही साधारण बहुमत से जब होगा तो संविधान में संशोधन तो होगा लेकिन काउंटिंग नहीं होगी। मतलब जो हमने यहां पर 106 लिखा है, संविधान में संशोधन तो वो कर लेते हैं लेकिन उसे काउंट नहीं। समझ में आ गया है। 106वां संविधान संशोधन अभी हाल ही में नारी बंधन योजना के तहत जो महिलाओं को 33% का आरक्षण संसद में दिया जा रहा है उससे संबंधित है। उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, साधारण बहुमत से हम जब भी कभी संविधान में संशोधन करेंगे तो वो 368 के तहत करेंगे तो काउंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब कोई नया राज्य लेके आए बाहर से और हमने उसे आर्टिकल नंबर 2 के तहत नए राज्य को ऐड कर लिया, संविधान में संशोधन नहीं है। अनुसूची जो हमारी दे रखी है पहली, उसमें हम ऐड कर दें तो संविधान में संशोधन ऐड तो किया लेकिन संशोधन नहीं मानेंगे, गिनेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर बात करें कि नए किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर रहे हैं तो अनुसूची नंबर 1 में चेंज कर देंगे लेकिन काउंट नहीं करेंगे कि हमने ये संविधान। अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि जब सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था तो आर्टिकल 2A जोड़ा गया था और कहा कि यह 35वां संविधान संशोधन बनाकर कर इसे भारत में शामिल कर लिया गया। ये क्या लफड़ा है? जब आपको हमने अभी बताया कि संशोधन जो होगा उसे काउंट नहीं करेंगे तो 35वां संविधान संशोधन कैसे कर डाला? जब आप कह ही रहे हैं कि बाहर से कोई राज्य आएगा तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे, किसमें? काउंटिंग में। ये बात कैसे है तो समझिएगा। यहां पर एक नई कैटेगरी लागू की गई थी और वो थी एसोसिएट स्टेट और आर्टिकल नंबर 2A जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 2A जोड़ करके एसोसिएट स्टेट की एक कैटेगरी बनाई गई। इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था, ना कि उस चीज के लिए कि हम उस राज्य को अपने राज्य में ला रहे हैं, अपने देश में ला रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल नंबर 2A जोड़ा गया। फिर आप कहेंगे कि 36वां फिर क्या है? तो 36वां संविधान संशोधन करके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब इस 2A को समाप्त किया गया है। तो पहले 35 में इसे जोड़ा गया, 36 में इसे हटाया गया। ये उसके लिए संशोधन है, ना कि इसके लिए कि हमने किसी राज्य को अपना एंटर कर लिया है, अपने देश में मिला लिया। अगर डायरेक्ट मिलाते, एसोसिएट स्टेट ना करते, डायरेक्ट ही मिला लेते तो दिक्कत नहीं आती, फिर हम इसकी काउंटिंग नहीं करते। लेकिन हमने डायरेक्ट थोड़ी मिलाया, पहले उसे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया, फिर उसे पूर्ण राज्य बनाया है। पूर्ण राज्य बनाने के लिए एसोसिएट का जो दर्जा दिया था उसे कैंसिल किया गया, उसी के लिए संशोधन। आपको समझ में आ गया है? ये आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आपने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो हम साइड में हट जाते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। भाई अगर आपको बताएं कि एक बार ये पूछा गया कि चलो ठीक है, बाहर से अगर कोई राज्य हम ले रहे हैं तो संविधान में संशोधन नहीं करना है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी को कोई राज्य दे दें। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि अगर हम अपने राज्य क्षेत्र का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को देना चाहें तो क्या संविधान में संशोधन करना जरूरी नहीं है? जवाब मिला उसे, नहीं, यहां पर संविधान में संशोधन अब तो करना होगा, क्योंकि जब बाहर दे रहे हैं, ये मामला सेंसिटिव है। तो जब भी कभी हम बाहर किसी राज्य को या किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देते हैं तो फिर हमारा इसमें ये होगा, संविधान में संशोधन है। याद रखिएगा, बेरूबारी एक मामला था जिसमें कि राष्ट्रपति ने पूछा था आर्टिकल नंबर 143 का प्रयोग करके। आर्टिकल 143 जो कहता है वो कहता है कि राष्ट्रपति इससे सलाह मांग सकता है न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट जब सलाह देगा तो इस सलाह को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति की मर्जी है, तो बाध्यकारी नहीं है। तो हमने यहां पर आपको बता दिया कि जब भी कभी बाहर क्षेत्र जाएगा तो संविधान में संशोधन होगा, लेकिन अगर बाहर से कोई क्षेत्र हमारे देश में आएगा तो संविधान में संशोधन नहीं होगा। इसके बाद भाई हमारे इस देश में
एसके धर आयोग बनाया गया और एसके धर आयोग का काम था कि राज्यों का पुनर्गठन करना है। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए इसकी स्थापना 1948 में होती है, जब हमारे देश में अंतरिम सरकार बनती। अंतरिम सरकार आप जानते हैं कि वह सरकार जो काम करने का तरीका सीखती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आपके वित्त मंत्री लियाकत अली और इसके अलावा होम मिनिस्टर जो बनाए गए गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, ये सब वही पार्टीज जो हैं एसके धर आयोग बनाते हैं 1948 में। अध्यक्ष बनते हैं न्यायमूर्ति धर। इसकी सिफारिशें क्या हैं? तो इन्होंने कहा कि हमें जो राज्य बनानी चाहिए वो राज्य भौगोलिक सीमा के आधार पर और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उनका पुनर्गठन कर देना चाहिए। और इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा के आधार पर बनाने पर राष्ट्रीय एकता को खतरा हो सकता है, इन्होंने ये बताया। और उन्होंने कहा कि राज्य तो बने लेकिन भाषा के आधार पर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर बनने चाहिए, भौगोलिक आधार पर। लेकिन के बाद एक और कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का नाम बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और वो कमेटी का नाम है जेवीपी कमेटी। जेवीपी जो लिया गया है वो इन लोगों के नाम से पहले लिया गया है, जो नाम का पहला लेटर है। स्थापना 1948 में होती है और इसका भी काम क्या होता है कि पुनर्गठन जो करना है राज्यों का, या राज्य जो बनाने हैं इनको रिव्यू करना। तो इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य बने, वल्लभ भाई पटेल इसमें सदस्य बने, और इसके अलावा इसमें पट्टाभी सीतारमैया ये भी आपके सदस्य बने। तो इस आयोग में 3 लोग थे, उन तीनों लोगों के पहले लेटर्स जो है यहां पर शामिल कर लिए हैं और जेवीपी कमेटी बना ली है। कहा कि भाषा के आधार पर कोई जरूरत नहीं है बनाने, क्योंकि राष्ट्रीय एकता को यहां पर दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन्होंने भी यही कहा। याद रखेंगे पहला एसके धर है, उसने भी यही बात कही है, जेवीपी आयोग जो है उसने भी यही है, दोनों ने भाषाई आधार पर करने से मना कर दिया। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया 1948 में ये कमेटी बनती है। हम आपको यहां पर पिक्चर भी दिखा। आगे बात करें कि इसके बाद आप जानते हैं कि एक धर्म के लोग अगर अलग अलग भाषा बोलते हैं वहां पर भी विवाद हो जाता है, और अगर अन्य अन्य धर्म के लोग अलग अलग भाषा बोलें तो विवाद तो ज्यादा होगा ही, लाजमी भी। तो यहां पर एक विवाद हुआ और इनका नाम है पोटी श्री रामल्लू। ये भाषाई आधार पर चाहते थे कि राज्यों का गठन हो, और इन्होंने अनशन चालू कर दिया और इन्होंने डिमांड की कि जो आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने यहां पर अनशन चालू किया, लेकिन अनशन को नजरअंदाज कर दिया गया। इस प्रधानमंत्री जिस समय पर वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर हैं और जवाहरलाल नेहरू वहां पर प्रधानमंत्री थे, इन्होंने पूरी तरीके से इसे बायकॉट किया, मतलब इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दी। तो यहां पर रामल्लू जो है इन्होंने अनशन चालू किया 19 अक्टूबर 1952 को। मद्रास राज्य के थे, तेलुगु भाषा के लिए चाहते थे कि अलग एक राज्य बने, अलग एक राज्य बने, ऐसा इनका मानना था। अहिंसावादी थे और इनका अनशन जो था वो बिल्कुल उन्हीं की तरह था जैसे गांधी जी अनशन करते थे। 56 दिनों तक लगातार ये अनशन करते रहे, लेकिन ये लोग इतने लापरवाह थे, जिसमें हमारे जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग हैं, इन लोगों ने इन श्री रामल्लू की तरफ मुड़ कर के भी नहीं देखा, और 56 दिन की यात्रा के बाद, अनशन के बाद इन्होंने अपने दम तोड़ दी। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाने के बाद अब जन आक्रोश इतना ज्यादा हो जाता है कि अब हाथ पैर फूल जाते हैं इनके अंतरिम सरकार वालों। इन्हें मजबूरन क्या करना पड़ता है, भाषा के आधार पर राज्य बनाने पड़ते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना वो था आपका आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में पहले इन्होंने जितने राज्य बना रहे थे वो प्रशासनिक आधार पर बना रहे थे, भौगोलिक आधार पर बना रहे थे, लेकिन इस बात का विरोध किया और कहा कि भाषा के आधार पर होने चाहिए सारे राज्य। तो ये थे हमारे पोटी श्री रामल्लू। लेकिन इनकी जो डेथ होती है वो आप जानते हैं कि 56 दिन के अनशन के बाद इनकी डेथ हो जाती है। यहां पर हमने इनका चित्र लिया है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनता है जो भाषा के आधार पर बनेगा। इसके बाद अब क्या है, अब तो राज्य पुनर्गठन आयोग दोबारा से बनेगा, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ये दोबारा से बनेगा, और इसका काम क्या रहेगा, इसके अध्यक्ष देखिएगा फजल अली। देखिए फजल अली अध्यक्ष होने के कारण
इस आयोग का एक और नाम है फजल अली आयोग, की स्थापना 29 दिसंबर 1953 में होती। देखिए एक बात यहां पर हमने आपको बताया कि इनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी 15 दिसंबर में हुई है। के बाद ही हाथ पैर फूल जाते हैं और 1 अक्टूबर को पहला राज्य बनाते हैं और यहां पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। राज्य पुनर्गठन आयोग में 29 दिसंबर को बनता है 1953 में। फजल अली अध्यक्ष होने के कारण इसका नाम दूसरा भी है फजल अली आयोग। देखिए यहां पर अन्य सदस्य भी याद रखेंगे, के एम पणिक्कर इसके अन्य सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू ये दूसरे आपके सदस्य थे। याद रखेंगे 2 सदस्य और हैं, हृदय नाथ कुंजरू या एच एन कुंजरू और के एम पणिक्कर। इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो 30 सितंबर 1955 को जारी की और यह अधिनियम लागू हुआ, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कहते हैं। यह 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ। ठीक है, याद रखेंगे आप इतनी बातें। इसके बाद अगर कहें कि इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्य बनाने के लिए बोला, तो इसने बोला कि 16 तो राज्य बना दीजिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। लेकिन भारत सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया और इन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात कही है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश और 6 राज्य बनाने की बात इस आयोग ने कही। संविधान में अगर देखें या फिर हम देखें कि सरकार ने क्या बदलाव किया है, तो वास्तव में जो राज्य बने वो कौन कौन से हैं, तो कितने राज्य बने, 14 राज्य और 6 केंद्र प्रदेश। वो आप देख लीजिए, यहां पर हमने आपको लिस्ट दे दी है, जैसे आंध्र प्रदेश है, असम, बिहार, बॉम्बे, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये सब राज्य बने हैं आपके 14। केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल। यहां पर आप ये 3 राज्य जो देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, इनको ऐड किया गया है हमारी भारत सरकार के द्वारा। लेकिन फजल अली आयोग जो बनाया गया था उसमें इनका जिक्र नहीं है। याद रखेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शुरुआत में बनते हैं जब हमारे पुनर्गठन आयोग के बाद। आगे बात करें कि स्थापना, इसमें जो रिपोर्ट दी गई है इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। आगे बात करते हैं कि कुछ और राज्य हैं जो बाद में बनाए गए हैं, जैसे गुजरात भाषा के आधार पर बना है, गुजराती भाषा बोली जाती है, 1 मई 1960 को बनाया गया। इसके बाद अगर देखें तो महाराष्ट्र बना है 1 मई 1960, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अलग हुए हैं भाषा के आधार पर। ये मराठी बोलते हैं, ये गुजरात। नागालैंड और हरियाणा ये आपके ये 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बनता है। हरियाणा जो बनता है 1 नवंबर 1966 को बनता है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बनता है, मेघालय 21 जनवरी 1972 को, मणिपुर 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, सिक्किम भी बनेगा 16 मई 1975 को, मिजोरम बनेगा 20 फरवरी 1987 में, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा जो बनेगा 30 मई 1987 में बनेगा 1987, छत्तीसगढ़ का जस्ट हमने अभी बता दिया है आपको 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड जो बना है आपका 9 नवंबर 2000 को, झारखंड जो बना है वो 15 नवंबर 2000 को बना है। और तेलंगाना की बात करें, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आते हैं वो लास्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा तेलंगाना 2 जून 2014 को बनाया गया एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश से काटकर। आगे बात करते हैं भाई, अगर बात करें, क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य आपको सारा मटेरियल तैयार करवाना है और उद्देश्य हमारा है कि आप अगर हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिले। ऊन नहीं उतारेंगे, जो करवाएंगे मन से करवाएंगे, ढंग से करवाएंगे। तो इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा। आप एक बार हमसे ढंग से पढ़ लीजिए, फिर हमारी गारंटी है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स देके आइए, जीएस फाउंडेशन पूरा तैयार करवाएंगे, जीएस जहां जहां आता है यूपीएससी लेवल तक का तैयार करवाएंगे, आपको दिक्कत नहीं। यहां पर हम चाहते तो इसे छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि हम आपके लिए स्पेशल मेहनत करते हैं, हमारा उद्देश्य है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में देखने को मिले। यहां पर हमने अलग से कुछ और पॉइंट्स लिए हैं, जैसे भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े 5 राज्य, क्योंकि राज्यों के बारे में ही तो ये है, राज्य और संघ शासित प्रदेश। तो ज्यादातर टीचर्स इसको पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि यहां से भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। देखिएगा, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़े राज्य देखें तो पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें पे गुजरात। अगर देखें सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय।
पहले नंबर पर सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये हम जो बता रहे हैं केवल राज्यों के बारे में बता रहे हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं है। तो हमने पहले राज्यों की बात की है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, सबसे छोटा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। आगे बात करते हैं, अगर बात करें भारत के सबसे ज्यादा जिले वाले राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, जहां हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, मध्य प्रदेश में 55, राजस्थान में 50, बिहार में 38 और तमिलनाडु में 38। यहां पर 1 2 3 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिले, मध्य प्रदेश दूसरे। अगर बात करें सबसे कम जिले किसमें हैं, तो जो राज्यों में बात की है, गोवा 2 जिले, सिक्किम 6 जिले, त्रिपुरा 8 जिले। सबसे कम जिले किसमें हैं? गोवा में। क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा कौन सा? गोवा। 2 ही जिले हैं और टूरिज्म पर आधारित है गोवा। और यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक भी आरआरबी नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आरआरबी होता है और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है नहीं। अगर बात करें क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र शासित की अलग से लिस्ट है। लद्दाख सबसे बड़ा है, जम्मू कश्मीर उससे छोटा है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है और पुदुचेरी है। पहले नंबर पर लक्षद्वीप है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। याद रखेंगे, राज्यों में पूछेगा तो गोवा बताएंगे, केंद्र शासित में पूछेगा तो लक्षद्वीप। राज्यों में सबसे बड़ा पूछेगा तो याद रखेंगे लद्दाख बताएंगे, राज्यों में पूछेगा तो राजस्थान बताएंगे, और अगर केंद्र शासित में पूछेगा तो आप लद्दाख बताएंगे। आगे बात करते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जिले किसमें है? तो केंद्र शासित में जिले कौन कौन से, जैसे कि वहां बताया सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में 20 जिले, दिल्ली में 11 जिले, लद्दाख में 7, पुदुचेरी में 4, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप में 3। ये जिले आपके हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जिले किसमें है? चंडीगढ़ 1 ही जिला है और राजधानी भी है। लक्षद्वीप 1 ही जिला है, दादर नगर हवेली 3 जिले हैं, पुदुचेरी 4, लद्दाख 7। याद रखेंगे। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और प्रश्न क्या क्या है तो देखिएगा, हम प्रश्न यहां पर करते हैं। प्रश्न है, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में किस रूप से परिभाषित किया गया है? तो संघ बताया गया है, या फिर गणराज्य बताया गया है, या फिर राज्यों का संघ बताया गया है, या फिर लोकशाही बताया। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में बताया गया है कि राज्यों का संघ। अभी जस्ट आपको आर्टिकल नंबर 1 हमने पढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा का प्रावधान करता है? आर्टिकल नंबर 1 2 3 4। तो आप जानते हैं आर्टिकल नंबर 1 ऐसा प्रावधान करता है। आंसर देखिएगा ए, अनुच्छेद 1 करता है, जस्ट अभी आपने पढ़ा। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किस अधिकार की व्यवस्था है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, नए क्षेत्रों का अधिग्रहण, राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का विलय या विभाजन। आप बता सकते हैं यहां पर ऑप्शन हमारा ए, नए राज्यों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौथा हमारा, अनुच्छेद 3 के अनुसार किसे नए राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? जस्ट हमने अभी बताया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो किसको प्राप्त है? तो याद रखेंगे ऑप्शन हमारा यहां पर सी सही होगा, पार्लियामेंट यानी संसद को प्राप्त है। कोई नया राज्य बनाने का प्राप्त है, नए राज्य का बनाने के साथ साथ उसका नाम बदलने का, या किसी और राज्य में से दूसरा राज्य बनाने का भी अधिकार इसी के। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस नाम से भी जाना जाता है? यहां पर हिंदुस्तान है, भारत है, आर्यवर्त है, महाभारत है। बताएंगे कि आर्टिकल 1 के अनुसार भारत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सीटेट की परीक्षा 2019 में सवाल आया था। जरा आप लोग बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो आपको कमेंट कैसे करना है? क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन 5 कमेंट में लिखिएगा ABCD, जो आपको लगता है ABCD में से जो आपको लगता है, और उसका नाम। जैसे ए लगता है हिंदुस्तान तो ए हिंदुस्तान लिखिएगा, बी लगता है भारत तो बी भारत, सी आर्यवर्त या डी महाभारत। जो आपको लगता है इसका एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अगर लगता है कि हम आपके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर उस पर ध्यान देंगे, आपके कमेंट को जरूर देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए,
वीडियोस को लाइक कर लीजिए और चैनल को एक फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर। आपके सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से हमें मिलेगा आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने की। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जब भी आप सर्च करेंगे @रणधीर एजुकेशन लगा करके हमारा चैनल ये आपको दिख जाएगा, लोगो आपको दिख जाएगा। वहां पर आप उसे ज्वाइन करेंगे तो सभी जो करंट अफेयर हम आपको करा रहे हैं उसका PDF आपको प्रोवाइड होगा। करंट अफेयर के क्विज फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीकली करंट अफेयर मिलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट PDF होता है वही प्रोवाइड करा। तो जरूर अपने फ्रेंड्स को भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।